ठीक है। हमने लेंथ मेजरमेंट में एक प्रॉब्लम देखी थी। प्रॉब्लम क्या था? पैरेलक्स का प्रॉब्लम था। ठीक है, पैरेलक्स में हमने देखा था कि अगर हमारे पास थीटा पता हो जाए हमें कि किसी स्टार, सन या मून का डिस्टेंस है, ये अर्थ पे दो लेबोरेटरी है उनके बीच का डिस्टेंस v है, ये डिस्टेंस d है, तो हमने देखा था कि b/d होता है। अगर हमें थीटा और v पता हो जाए तो हम d निकाल लेते थे। यहाँ पे थीटा आपका रेडियन में होता था। अब बच्चों ये रेडियन क्या है? ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, एसआई ने इसको स्पेसिफिकली नोटेशन के लिए दिया हुआ है कि इसको हम इस यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। पैरेलक्स प्रॉब्लम के बाद में हमने देखा था कि लेंथ मेजरमेंट के टाइम पे कि मेजरमेंट में एरर आ रही हैं, तो उसमें हमने एरर को दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सी पार्ट में थे? एक था सिस्टमैटिक एरर और दूसरा क्या था? रैंडम एरर। ठीक है, ये सारे पॉइंट सबको क्लियर हैं? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, हेलो। हाँ, किसी कोई डाउट? देखो, मैसेज जो करना है यहाँ पे वो आप टू एवरीवन करके करना, तो मैं उसको अपने दूसरे सिस्टम पे देख लूंगा कि आपने क्या मैसेज किया है। ठीक है सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ, मेरे को उस वाले से आने दो, मैं इधर से लीव कर दूंगी। अच्छा ठीक है, आ जाओ, आप लैपटॉप से आ जाओ। हाँ, हाँ जी सर। हाँ, कंटिन्यू करें। यस सर। ओके, तो हमने देखा था सिस्टमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में हमने तीन पोर्शन देखे थे। पहला था इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, उसकी लिमिटेशंस का। दूसरा हमने देखा था प्रोसीजरल एरर और तीसरा हमने देखा था पर्सनल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसीजर एरर में किसी को कोई डाउट? एनीवन? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे, कोई डाउट नहीं तो इस एरर को निकालते हुए हमें लगा था कि चूंकि हम ट्रू रिजल्ट के क्लोज नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसको ट्रू रिजल्ट को रिपोर्ट करने के लिए हमें एरर को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो एरर को रिपोर्ट करने के लिए हमने डिसाइड किया था कि हम पहले एरर निकालेंगे। तो एरर निकालते समय हमने देखा था हम तीन तरीके से एरर निकाल रहे थे। पहली एरर थी वो एब्सोल्यूट एरर थी, एब्सोल्यूट एरर। दूसरी थी रिलेटिव एरर और तीसरी थी परसेंटेज एरर। ठीक है, इन तीनों के डिफिनेशन हमें क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। हेलो। यस सर। हाँ, कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है, तो ये सारी चीजें टर्म क्लियर है आपको? तो इसके बाद में हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने दो देखे थे कि जेड ए प्लस माइनस बी का सिस्टम है या जेड इक्वल टू ए इंटू बी और ए अपान बी का सिस्टम था। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा था कि अगर वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन है तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। ये चीज कल हम जब क्वेश्चन बना रहे थे तो हमने इस चीज को
अप्लाई नहीं किया था, ये बेसिक फॉल्ट थी, और एक और फॉल्ट थी उसको हम अभी ऐड करेंगे आगे। अच्छा, इस वाले केस में क्या था, इस केस में हम रिलेटिव एरर ही निकाल पाते थे, डेल्टा जेड बाई जेड ही निकाल पाते थे। देखो यहाँ पे डेल्टा जेड निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा जेड बाई जेड निकाल रहे हैं हम। वो क्या था, डेल्टा ए बाई डेल्टा बी, सॉरी डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा ए बाई ए क्या था, डेल्टा बी बाई क्या था, ए के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर, बी के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर, और टोटल एरर कितना होगा, इन दोनों का समेशन आएगा। ठीक है, तो कल जब हम आपका एडिशन वर्क कर रहे थे तो हमने इस रिलेटिव एरर को लिया था, पहली मिस्टेक ये थी। ठीक है, तो इसको नोट करो, पहला पॉइंट नोट करो कि जब भी कभी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे रिलेटिव एरर का एडिशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात, साची एंड लवन्या स्पेशली। हेलो, नहीं सर। नहीं क्लियर हुआ ना? नहीं सर। अच्छा देखो, जब कभी दो चीजों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा तो वहां पे जो एरर निकलेगा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी में निकलेगा। ठीक है, लेकिन जब उनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहां पे डेल्टा जेड निकालने के लिए हमें इस तरीके से पूरा निकालना पड़ेगा, डेल्टा जेड बाई जेड निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी हमको। यहाँ पे डेल्टा जेड इक्वल टू नहीं, डेल्टा जेड इक्वल टू का फार्मूला यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कि जेड पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे जाके। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। जेड इक्वल टू ए प्लस बी का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ए इक्वल टू मेजरमेंट था 2.1 सेंटीमीटर, और इसमें जो पॉसिबल एरर थी डेल्टा ए वो थी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं ना? बी इक्वल टू ले लिया हमने 2.2 सेंटीमीटर, इसमें एरर ले लिया हमने प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसमें डेल्टा जेड कितना आ जाएगा, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा डेल्टा जेड। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? सर प्लस माइनस ये हमेशा एरर को प्लस माइनस लेते हैं, क्योंकि जो एरर होती है आपकी वो क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जो प्लस माइनस का मीनिंग हुआ कि जो आपके एक्चुअल रीडिंग है वो 2.2 भी हो सकती है और 2.0 भी हो सकती है, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर आपके इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस है वहां पे। ओके, ओके सर। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशन या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हर्ष को आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके, ठीक है। हाँ, ये हर्ष त्रिपाठी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, स्टेरेडियन इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हाँ बेटा, स्टेरेडियन भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। क्यों डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है? क्योंकि स्टेरेडियन जो होता था वो आपका डी ओमेगा इक्वल टू क्या था, डी ए अपान आर स्क्वायर था ना। तो आपका जो आपका एरिया होगा उसका भी डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का भी एल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी। तो रेडियन और स्टेरेडियन दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये था आपके पास में ए प्लस बी में, ए प्लस
अच्छा, किसी ने क्वेश्चन और कुछ पूछा है। ओके, ठीक है। तो अब अगर बच्चे इसी प्रॉब्लम को हम इसको ऐसे देखें, इसी प्रॉब्लम को अभी हमने a प्लस बी ऐड किया था, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें कि a और b किसी रेक्टेंगल के जो है साइड्स हैं। क्या है ये? रेक्टेंगल के साइड्स हैं। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? उसका एरिया हो जाएगा, इसको जेड लिखूंगा मैं यहाँ पे अपनी सिंपलिसिटी के लिए, वो आपका a इंटू बी हो जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, वो a इंटू बी हो जाएगा एरिया आपका। तो जब एरिया आपका a इंटू बी हो जाएगा तो क्या करोगे, ये आपका 2.1 cm इंटू 2.2 cm, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? एनीवन? टू पॉइंट वन cm इंटू 2.2 cm कितना हो जाएगा? 4.62. 4.62 62. cm। आंसर किसी और ने भी दिया है, हर्ष ने भी आंसर दिया है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 4.62 cm स्क्वायर। अब देखो यहीं पे इंटरेस्टिंग चीज है, यहीं से देखो अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ भगेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बिना सिग्निफिकेंट फिगर के इंफॉर्मेशन की ये सारे आंसर जो लिख रहे हैं हम, ये अप्रोप्रिएट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इसको यहीं पे छोड़ करके इसमें हम एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार पहले क्या कर लेते हैं, हम एरर कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं क्या एरर क्या होगी इसमें। इसमें एरर क्या हो जाएगी बच्चों? z इक्वल टू आ गया आपके पास में 4.62 cm स्क्वायर, एंड a इक्वल टू कितना था? 2.1 cm था, b इक्वल टू 2.2 cm था। ठीक है, और डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो डेल्टा ए की वैल्यू दिया हुआ है 0.1, ए की वैल्यू दी हुई है 2.1, डेल्टा बी की वैल्यू भी 0.1 अपॉन 2.2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगी उसको जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमें डेल्टा जेड मिल जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है ये बात? हेलो? Yes, sir. तो अब इसको निकालो फटाक से, जेड की वैल्यू निकालो यहाँ से तुरंत, कितना आया? देखो सिंपल है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है अगर आप उसको मतलब सिस्टमेटिक तरीके से करो तो। देखो यहाँ पे 2.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, तो कितना हो जाएगा ये? डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 2.2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 0.22 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 0.21 हो जाएगा अपॉन 2.1 इंटू 2.2 हमने मल्टीप्लाई किया था पीछे, वो कितना आया था? जेड आया था। ओके, Yes, sir. 4.62 आया था ना ये क्या था? Yes, जेड ही sir. था ना। तो जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ये कितना हो जाएगा? ऐड कर दो इसको, तो 0.43। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 0.43 cm हो जाएगा ये। क्लियर? डेल्टा जेड इक्वल टू कितना आ गया? 0.43 cm। सबका आया कि नहीं आया? Yes, sir. सबका आ गया? सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ, हर्ष ने कुछ बोला है, देखते हैं क्या है। हाँ हर्ष, यस सर, 0.62 आ गया। हर्ष कोई प्रॉब्लम है? हेलो?
ओके अच्छा, तो ये आप डेल्टा जेड इक्वल टू आपका आ गया, कितना आ गया, डेल्टा जेड इक्वल टू आ गया 0.43 cm, और जेड इक्वल टू आपका निकला था 4.62 cm स्क्वायर। अब बताओ ये चीजें सही लग रही हैं आपको किसी एंगल से, या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है आप? तो प्रॉब्लम है बच्चों, प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो ए और बी था वो 2.1 cm था या 2.2 cm था, मतलब डेसिमल के एक ही प्लेस तक था, जबकि हम आंसर यहाँ पे जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो डेसिमल के 2 प्लेस तक रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चूंकि साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होगा एरर लिखने के बावजूद भी, तो इसलिए साइंटिफिक रिजल्ट क्या होगा हमारा, उसको जानने के लिए हमें नेक्स्ट जानना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। क्या जानना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानना पड़ेगा हमको। सिग्निफिकेंट फिगर क्यों जानना जरूरी है? ये जानना क्यों जरूरी है? तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर जानना इसलिए जरूरी है जिससे हम जो रिजल्ट रिपोर्ट करें उसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट में एरर हो, उसके पहले के जो डिजिट हो वो सर्टेन हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने रिप्रेजेंट किया 2.2 सेंटीमीटर, तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि जो 2 मीटर है 2 सेंटीमीटर है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। जो एरर होने की पॉसिबिलिटी है उस लास्ट डिजिट में है, और वो भी क्यों है एरर होने की पॉसिबिलिटी, इंस्ट्रूमेंट की वजह से है। किसकी वजह से है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, या पर्सनल एरर की भी हो सकती है ये, या प्रोसीजरल एरर भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या है इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशंस की बात कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर में, कि इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन जो आपका स्केल होती है वो 1/10 सेंटीमीटर तक मेजर करती है, यानी 0.1 सेंटीमीटर तक रिजल्ट वो देती है। सही, ठीक है, क्लियर है? तो इसमें जो एरर होगी लास्ट डिजिट में आपके पास होगी। इसी तरीके से अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज करो जो कि और भी एक्यूरेट होते जाएंगे, तो आप 0.01 सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। किसी और इंस्ट्रूमेंट में जाओ तो आप 0.001 में चले जाते हो, खास तौर पे वर्नर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज यूज करते हुए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे हम जो रिजल्ट डिस्क्लोज करें उसके सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट में एरर हो। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर रिपोर्ट करने का जो पहला रूल होता है वो होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या रूल होता है? ये रूल ये होता है कि z इक्वल टू a प्लस बी अगर हम करेंगे तो a और b दोनों में सेम सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 2.20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और b इक्वल टू आपका 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपका a प्लस बी वो 4.3, आप क्या लिखोगे इसको 4.0 सेंटीमीटर लिखोगे। लेकिन ये रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर का, कि जेड में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो ए और बी दोनों में से जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो इसमें लिया जाएगा। तो रिजल्ट आप इसको 4.3 cm तक ही रिपोर्ट करोगे। ये बात समझ में आ गई बच्चों? एनीवन, एनी डाउट? हेलो, No, sir. ये बात समझ में आ गई?
तो ए और बी का अगर आप एडिशन करोगे तो उसमें रिजल्ट कहाँ तक रिपोर्ट करोगे? 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है, Yes, sir. ना कि 4.30 सेंटीमीटर। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3.415 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी इक्वल टू आपको 3.23 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सी इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जेड, हाँ, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसका रिजल्ट बताओ हमको कितना आएगा? 9.45 सेंटीमीटर। हम्म, 9.75. 9.7. और कोई बच्चा जिससे भी इसका आंसर नहीं बना? तो इसका रिजल्ट आपका आ गया 9.745 cm। ये आप जब लेमन की तरह ऐड करोगे तब ये रिजल्ट आएगा आपका। लेकिन अब साइंटिफिक नोटेशन में इसको कहाँ तक रिप्रेजेंट करोगे? बोलो। जेड इक्वल टू 9.7. 9.7 cm, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठेंगे कि ये 7 है या कुछ और कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उसका रूल देखेंगे अभी आगे हम। इसी तरीके से अगर ये a प्लस बी माइनस सी होता तो भी हम यही करते, जो सबसे लीस्ट जिस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जो रिजल्ट होगा हमारा उसी के सिग्निफिकेंट के नंबर के इक्विवेलेंट होगा जब हम आपका एडिशन करेंगे तो, या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो, ठीक है। तो अब रिजल्ट रिपोर्ट करने में हमें समस्या नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में क्या मिलेगा हमको? अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब देखो, a इक्वल टू आपका 1.2 सेंटीमीटर ले लिया हमने, और b इक्वल टू भी आपका 1.2 सेंटीमीटर ले लिया हमने, और a इंटू बी निकालना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा? 1.44 cm स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसका रिजल्ट कहाँ तक मेजर करेंगे हम? 2 डेसिमल डिजिट Wow. तक। हैं? 2 डेसिमल डिजिट तक। 2 डेसिमल डिजिट तक इसका रिजल्ट हम करेंगे। एनीवन एल्स? सर 1 तक ही करेंगे। अच्छा, 1 तक करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, एक 2 तक, एक 1 तक। कोई और? एनीवन एल्स? 1 डेसिमल तक करेंगे या 2 डेसिमल तक करेंगे? देखो बच्चों, इसमें आपके पास दोनों में कितने हैं? 2-2 सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास में, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा, ठीक है। कितने रखेगा? सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा ये। तो अगर इसका रूल है, इफ ए सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज स्पेसिफाइड टू n significant figures, the results obtained by combining the data will also be valid to n significant figures only, ठीक है। तो अब हम
दो रूल और पढ़ते हैं, तो डेसिमल सिग्निफिकेंट नंबर निकालना, और दूसरा पढ़ते हैं कि हम डेसिमल या जीरो को कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, कुछ रूल्स हैं इसमें, इनको नोट करते हुए चलते हैं हम। हाँ, अब तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, एक चीज और है, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो आप लोग दोबारा जो है स्वयं से मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे इसको। ठीक है, कंटिन्यू कर लेंगे हम। हाँ, लवन्य हर्ष 1 डेसिमल, ठीक है, हर्ष का भी आंसर सही है 1 डेसिमल तक। अच्छा, तो हम अब डेसिमल ना याद करके हम क्या याद करेंगे, डेसिमल याद कर हम याद करेंगे जो भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके जो इनिशियल डेटा है वहीं तक हम आपको फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसमें आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने एक डेटा रिपोर्ट किया 2300, ठीक है, 23008 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो बच्चों इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? देखो जितने भी नंबर होते हैं आपके किसी डिजिट में वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें आपके सिंपली 5 सिग्निफिकेंट हो गए, फिगर हो गए। इसी डेटा को अगर मैं 2300 माइक्रोमीटर लिखता तो देखो यहाँ पे अब एम्बिग्यूटी राइज होती है हमारे पास में। एम्बिग्यूटी क्या राइज होती यहाँ पे, तो देखो जो अगर ये लिखा इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 23.10⁻³ माइक्रोमीटर या 2.3 10⁻⁴ माइक्रोमीटर। तो ये दोनों शो कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो फ्लो कर रहे हैं आपके, तो यहाँ पे हम अपने आप को बिल्कुल प्रिसाइज कर लें, बिल्कुल फिक्स कर लें, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, लैब में मेजरमेंट करेंगे, बीम का लेंथ या कुछ और मेजर करेंगे, तो हमें इंस्ट्रूमेंट को दिमाग में रखना है कि हमने किस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट की है। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो 5 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है, तो हम चाहे इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट 2 डिजिट तक ही एक्यूरेटली मेजर कर सकता है तो सिग्निफिकेंट फिगर में 2 ही डिजिट होंगे हमारे पास में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? तो इसके कुछ रूल्स हैं, जरा उनको देख लेते हैं कौन कौन सा रूल्स है, खासतौर पे जीरो के बारे में। देखो, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, पहला रूल है। दूसरा है ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। अब देखो फॉर एग्जांपल 1 2.345 अगर लिखा हुआ है माइक्रोमीटर या सेंटीमीटर कुछ लिखा है, तो इसमें आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे क्योंकि कोई आपका जीरो नहीं है। अगर यही चीज आपका लिखा होता 2 ठीक है 005 माइक्रोमीटर, तो देखो ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, दूसरा चीज है if the number is less than 1 the zero on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant figure। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका 0.002308 दिया हुआ है। तो बच्चों इस पर्टिकुलर केस में ये जो दोनों जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये सिर्फ यही आपके सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इसको आप सिंपली लिख सकते हो 0.2308 10⁻⁻² लिख सकते हैं ना इसको। तो अब तक हमने 3 बातें सीख ली। पहली बात ये सीख ली जितने भी नंबर हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे।
दूसरा चीज सीख लिया, दो नंबर के बीच में जीरो है तो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तीसरी पॉइंट हमने सीख ली कि अगर आपका टोटल नंबर 1 से कम है तो जो आपके नंबर के पहले वाले हैं जीरो, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अब एक और पॉइंट देखते हैं जीरो के बारे में कि हम जीरो से कैसे मुक्ति पाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं कि एक स्टूडेंट ने एक रीडिंग रिपोर्ट की 4.700 मीटर। ठीक है, इसने ये रीडिंग रिपोर्ट की 4.700 मीटर। अब अगर इसको हम